नमस्कार दोस्तों। हर रोज की भांति आज भी अपनी वही जो भारत का भूगोल है उसी में भारत का सामान्य परिचय और भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड आगे की जो सीरीज है वो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के माध्यम से आज हम लोग आगे का चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि रूबीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सीकर के माध्यम से हम लोग संचालित कर रहे हैं और हम लोग इस चैनल के माध्यम से जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के सामने जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जितना आप हम लोगों का सपोर्ट करेंगे उसी वही सपोर्ट हमारे को उत्साह प्रदान करता रहेगा और हम हर कंपटीशन की एग्जाम की जितने भी वीडियोस जितने भी लेक्चर वगैरह अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे वो आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा कर सकता हूँ आप लोगों से और कर क्या सकता हूँ आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद और आशा है हम लोगों को कि आप लोग हमारा हौसला जो है वो यूं ही बुलंद रखते रहेंगे और आपका सपोर्ट हमें यही मिलता रहेगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रेजेंट में राजस्थान में खूब सारी वैकेंसियां निकल रखी है और आने वाले समय में और भी वैकेंसियां निकलती रहेगी। और आप लोगों को जैसे विदित होगा कि राजस्थान सरकार ने सीईटी का जो एग्जाम है यानी कि लगभग किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए राजस्थान में जितने भी लगभग सभी वैकेंसी जो है उसके लिए सीईटी कंपलसरी कर दिया है। तो सीईटी इसमें दो प्रकार का है, एक तो सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन। तो इसको क्वालिफाई करना एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये पात्रता परीक्षा है, पात्र होना इसके लिए कंपलसरी सा सिस्टम कर दिया गया है। तो जैसा अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जो आ रही है उसी में भी यही कर दिया है, 40% वाला सिस्टम जो वो लागू कर दिया गया है। तो आज हम लोग कल का जो लेक्चर था, कल का जो वीडियो था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड 4 प्रकार के जो क्वेश्चन पढ़े थे उन 4 प्रकार के क्वेश्चनों में आज अपना लास्ट स्थिति और विस्तार से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है ये। देखो जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी, भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार में भारत की देशांतरी स्थिति जो है इसको अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहां से अपने को देखना है वही अपना सेम सिस्टम जो हम लोग हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन चलेंगे। जैसा कि देशांतर, जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, देशांतर रेखा अपन किसको बोलेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अक्षांश रेखा पड़ी थी उसी प्रकार से ध्यान रखना है। पहली बात, देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें तो देशांतर एक काल्पनिक रेखा होती है। समझ अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो देशांतर किस प्रकार की रेखा होगी? काल्पनिक रेखा। और ये रेखा जो है वो ग्लोब पर हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और सेम इसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि देशांतर रेखा जो है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है। और ये कोणीय दूरी कहां से डिटरमाइन की जाती है, कहां से निर्धारित की जाती है? तो हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए एक सिंपल सी लाइन कि देशांतर जो है वो क्या है? कोणीय दूरी। और ये कोणीय दूरी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोणीय दूरी जो कहां से डिसाइड की जाती है, कहां से डिटरमाइन की जाती है, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर जो ग्लोब के ठीक लगभग ठीक मध्य से जो ड्रॉ की जाती है उसी रेखा को उसी कोणीय दूरी को हम 0 डिग्री देशांतर से डिसाइड करते हैं। तो आगे इस प्रकार से भारत की जो देशांतर स्थिति है इसी में हम लोग समझेंगे आगे। देखो किस प्रकार से, पहले एक देशांतर के बारे में अपने को अच्छे से पकड़ कर लेना है कि देशांतर क्या होती है। जैसा
आप लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से देशांतर के बारे में थोड़ा सा अपने को समझने की कोशिश करना है। देखो किस प्रकार से जैसे देशांत रेखाओं के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि देशांत रेखाएं जो होती है वो ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से होती है, खड़ी रेखाएं होती है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोल देते थे लॉन्गिट्यूड। और लॉन्ग का मतलब हमें पता है कि लॉन्ग का मतलब क्या होगा, लंबा। तो ग्लोब पर लंबाई में जो रेखाएं ड्रॉ की जाती है उन रेखाओं को अपन कौन सी रेखाएं बोल देंगे, देशांतर रेखा। और किसी भी चीज की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो वो कहां से करेंगे, 0 डिग्री देशांतर से। कहां से करेंगे, 0 डिग्री देशांतर से। अब देखना है कि 0 डिग्री देशांतर के बेस पर अगर अपन चर्चा करें तो 0 डिग्री देशांतर के बेस पर भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। हमने ऐसा पढ़ा था कि 0 डिग्री देशांतर के बेस पर भारत जो कौन से गोलार्ध में स्थित था, पूर्वी गोलार्ध में। बट एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देशांतर हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखो ये जो 0 डिग्री देशांतर आप लोग देख रहे हैं, इस 0 डिग्री देशांतर से मान लीजिए कि हमने किसी भी प्रकार का कोई एंगल ड्रॉ किया, इस प्रकार से ये एंगल ड्रॉ कर दिया, ये कोण बना दिया, है ना। और इस कोण के बाद में एक जैसे ही ये कोणीय दूरी डिसाइड हुई तो इस कोणीय दूरी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और इस लाइन की अगर अपन जैसे बात करें तो ये लाइन कहां से ड्रॉ की, उत्तर से दक्षिण की ओर। मान लीजिए कि इस 0 डिग्री देशांतर से ये 20 डिग्री का या 30 डिग्री का कोई भी एंगल ड्रॉ हुआ तो हम लोग इसको मान लो 20 डिग्री का बना तो इसको 20 डिग्री देशांतर बोल देंगे। और सेम अक्षांशों के आधार पर जैसे हमने देखा था कि अक्षांश 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से देशांतर भी कितने प्रकार की होगी, 2। जैसे अक्षांश में एक तो उत्तरी अक्षांश थी और एक दूसरी दक्षिणी अक्षांश थी। वो किस बेस पर थी, तो वो 0 डिग्री बेस पर थी। तो यहां अपने को 0 डिग्री देशांतर के बेस पर देशांतर को फिर से कितने भागों में डिवाइड करना है, 2 भागों में। जैसे इस साइड की अगर अपन बात करें, यानी कि पूर्वी साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं ड्रॉ की जाएगी वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से ये सारी की सारी कौन सी देशांतर हो जाएगी, पूर्वी देशांतर। और अगर हम लोग इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर देखें तो ये सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं हो जाएगी वो कौन सी देशांतर हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। तो देशांतर है क्या, तो इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित की गई किसी स्थान की कोणीय दूरी, 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित की गई कोणीय दूरी जो है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। अब यहां से अगर आप लोगों ने अगर बेसिक मजबूत है आपका तो किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आप लोग सोच सकते हैं कि कोई भी वृत्त अगर होगा, कोई भी गोलाकार या सर्किल या वृत्त कोई अगर होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, कुल कोणों की जो संख्या होगी वो कुल कोण कितने होंगे, तो कुल कोण होंगे 360, 360। तो उसी प्रकार से ये अपनी अर्थ जो है एक सर्किल के रूप में, पूर्ण सर्किल तो अपन नहीं कह सकते बट एक सर्किल के रूप में है। तो इसमें आप लोग इस प्रकार से देखिए कि यहां से अगर हम लोग देखें तो आप लोग सिंपली यहां पर कह सकते हो कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर की जैसे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहां से देखो ये एक इस प्रकार से अर्धवृत्त बन रहा है, पूरा वृत्त नहीं बन रहा बट क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। तो यहां पर ये जो लास्ट लाइन आ रही है, इस लास्ट लाइन की अगर अपन बात करें तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण बनाती है आपका 180 का, 180 डिग्री का कोण बनाती है ये। और ये किस साइड में, पूर्वी साइड में, तो हम लोग इसको बोल देंगे 180 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या 180 पूर्वी देशांतर। अब ध्यान रखना अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो एक सिंपल सा तरीका, जैसे बचपन में आप लोगों ने ड्राइंग बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स देखी होगी, उसमें अपने पास डी होता था एक, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में चांदा बोल देते थे। तो ये डी जो होता था, इस डी में टोटल एंगल कितने होते थे, टोटल कोण कितने होते थे, 180। तो यहां से अपने को पकड़ के लेना है
कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इससे ये एक डी बन रहा है, तो ये जो डी बन रहा है तो ये लास्ट लाइन जो होगी, ये लास्ट लाइन कितनी होगी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। सेम इसी प्रकार से इस 0 डिग्री देशांतर से ये वाला जो डी है, तो दो डी मिलकर यहां पर एक सर्किल या एक वृत्त बना लेंगे। तो पूरे वृत्त में आप लोग जैसा जानते हैं कि कितने कोण होते हैं, 360। तो इस साइड वाली ये 180 देशांतर रेखा जो होगी वो कौन सी होगी, तो इस 180 देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें तो ये 180 देशांतर कौन सी होगी, पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी है, क्या, क्योंकि अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो अपना टॉपिक क्या है, देखो, भारत की देशांतरी स्थिति। तो भारत की देशांतरी स्थिति में हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि भारत कहां स्थित होगा अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड या देशांतर के आधार पर। तो आप लोग यहां पर सिंपल सा कह सकते हैं कि यहां भारत की जो देशांतरी स्थिति में अपने को ये देखना है, मान लीजिए जैसे हमने पीछे पढ़ गए हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, देशांतरी स्थिति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। जैसे हमने पढ़ा था अक्षांश स्थिति के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी स्थिति के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां से भारत को जो टच करते हुए ये लाइन जो ड्रॉ होगी, ये वाली, एक तो ये लाइन, और दूसरी जो लाइन होगी एक ये लाइन होगी। तो ये जो दो देशांतर रेखाएं भारत को टच करते हुए गुजरेगी या ड्रॉ होगी, इन देशांतर रेखाओं को अपन किस नाम से जानेंगे, तो ये थोड़ा सा अपने को समझ लेना है। जैसे एक लाइन ये है, तो इस लाइन को अपन बोलेंगे, देखो, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। अर्थात पहले मैं आपको बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार ध्यान रखना है कि भारत से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी, या भारत को टच करते हुए भारत के अंदर से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखा होगी। क्यों होगी, उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है, कारण है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो इस 0 डिग्री से अगर हम लोग पूर्व की तरफ चले तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो यहां जो ये देशांतर देख रहे हैं आप लोग, ये वाली देशांतर, इस देशांतर को अपन कौन सी देशांतर बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जैसे जैसे अपन पूर्व की तरफ चले तो यहां से ये जो लाइन है, इस लाइन की अगर अपन बात करें तो इस लाइन को अपन बोल देंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमारे सामने लाइन क्या निकल कर आई, भारत की देशांतर स्थिति से लेकर, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये हम लोगों ने इस प्रकार से भारत की देशांतरी स्थिति देखी। तो आगे किस प्रकार से अपने को देखना है ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम इसको एकदम सिंपल तरीके से अकॉर्डिंग टू मैप देखेंगे। तो मैप के अकॉर्डिंग किस प्रकार से देखना है, ये थोड़ा सा भारत के मैप के आधार पर देखेंगे अपन लोग। देखो कैसे,
देखना है। तो भारत की देशांतर स्थिति को समझना है अपने को, किस प्रकार से समझना है, क्या है देखो। तो यहाँ से भारत में, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत कौन सी दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो यहाँ आप लोग इसको देखेंगे। जैसे एक तो ये रेखा भारत को टच करते हुए यहां से ड्रॉ की एक रेखा ये, और दूसरी जो देशांतर रेखा होगी, दूसरी देशांतर रेखा होगी यहाँ वाली, ये इस प्रकार से। तो ये दो देशांतर रेखाओं के बीच में भारत स्थित होगा। तो यहां ये जो देशांतर रेखा होगी, इस देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस देशांतर रेखा को अपन बोल देंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जैसे इस तरफ चले, तो यहां से जो ये देशांतर रेखा आपकी होगी, ये कौन सी होगी, 97 डिग्री या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत की देशांतर स्थिति हुई। ये भारत के अकॉर्डिंग टू मैप हम लोगों ने इसको देखा है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का अंतिम पश्चिमी राज्य, तो भारत का अंतिम पश्चिमी राज्य है यहां पर, और इस राज्य को अपन क्या बोलते हैं, तो इस राज्य को अपन बोल देंगे यहाँ गुजरात, है ना। और भारत का अंतिम पूर्वी राज्य जो है, इधर हम लोग बोल सकते हैं कि अंतिम पूर्वी राज्य जो होगा वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से पहली बात ये ध्यान रखना है कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना होगा। तो आप लोग सिंपल सा इसको आराम से इजी वे में देखना है कि भारत का देशांतरीय अंतर, तो यहां देख लेना एक बार, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देशांतरीय अंतर, तो देशांतरीय अंतर की हम लोग बात करेंगे। तो यहां आप लोगों को एकदम इजी वे में समझना है भारत का देशांतरीय अंतर। तो भारत का देशांतरीय अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट। तो अगर इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना है। तो भारत का देशांतरीय अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट। ये फिगर थोड़ा सा याद रखना कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना है। तो 29 डिग्री 18 मिनट हो जाएगा। अब यहां से अपने को थोड़ा सा इस प्रकार से समझना, देखो जैसे वही सेम छोटे छोटे क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चनों में अपने को किस प्रकार से पढ़ना होगा ये समझना थोड़ा सा। वही भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु और भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु, जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखना है। यहां अगर हम लोग देखें तो भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु जो होगा, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, तो इसको अपन बोलते हैं गोहार माता। ध्यान से सुना, इसको समझ रहे हैं कौन सा होगा, गोहार माता। और गोहार माता नाम का जो स्थान है, ये स्थान गुजरात राज्य के एक जिले में पड़ता है, और इस जिले को अपन बोलते हैं कच्छ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। 45,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये सबसे बड़ा जिला है। जैसे अपन क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और गोहार माता कच्छ जिला, और ये कच्छ जिला जो है किसका जिला है, गुजरात। तो यहां अपन बोल सकते हैं कि भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु, स्थान, छोर, पॉइंट या स्थान, कुछ भी पूछे एक ही बात है इन सभी वर्ड्स का। तो भारत का अंतिम स्थान पूछ ले, पश्चिमी बिंदु, स्थान, छोर, पॉइंट, किनारा, कुछ भी पूछे तो आप लोगों को एक ही ध्यान रखना है, गोहार माता कच्छ जिला गुजरात। नेक्स्ट, ये पश्चिमी बिंदु है भारत का अंतिम। तो भारत का लास्ट पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो भारत का लास्ट पूर्वी बिंदु जो होगा, यहां अपन कह सकते हैं कि ये जो जगह होगी, इस जगह को या इस स्थान को अपन क्या बोलेंगे, तो एक तो इसका नाम मिल सकता है कहीं कहीं आपको किबूती, और किबूती नाम नहीं मिले तो एक नाम मिलेगा आपको इसका वांगलू। कौन सा नाम मिलेगा, वांगलू। और ये वांगलू नाम का जो स्थान है, ये वांगलू नाम का स्थान पड़ता आपका अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको अपन बोलते हैं तवांग। तो वांगलू, तवांग, या क्या मिल सकता है, किबूती। किबूती नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, वांगलू, और वांगलू नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, किबूती। और ये कौन से
राज्य में पड़ता है तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो वो कौन से राज्य में पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु किबुती या वांगलू त्वांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, और भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, गोहार माता कच्छ जिला गुजरात, है ना। तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी ली, और इसमें हमने ये पढ़ लिया कि भारत का देशांतरीय अंतर कितना है। तो भारत का देशांतरीय अंतर कितना है, 29 डिग्री और 18 मिनट। अब नेक्स्ट, यहां तक हम लोगों ने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी चीजें हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड पढ़ी। तो यहां तक मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक किसी प्रकार की आप शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स अगर आप लोगों के माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि किस प्रकार से कोई डाउट है, कोई शंका है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर यहां पर लिखेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आपके जो कमेंट्स रहेगा उसमें डालते रहेंगे। ये एक भारत के बारे में हमने स्थिति और विस्तार के को लेकर एक अच्छी सी चर्चा की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें अपने को ध्यान रखना है कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक जो शुरू करेंगे उसको देखेंगे एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया, या हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल अच्छे से समझ रहे हैं, बेसिक टॉपिक है बट इसको भी अच्छे से समझ लेना अपने को, किस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा समझना है। एरिया ऑफ इंडिया या भारत का क्षेत्रफल किस प्रकार से अपने को देखना है, ये ध्यान रखेंगे अपन। एक बार सॉरी, कौन सा हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल। इसको अपने को समझना है यहां पर। तो यहां अपन केवल भारत का क्षेत्रफल नहीं देखेंगे, भारत के साथ साथ हम वो क्षेत्रफल लेकर चलेंगे जिसमें विश्व के बाद में भारत और भारत के बाद में राजस्थान। क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे कुछ भी, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप चाहे दें, अगर वहां पर क्षेत्रफल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा आप लोगों के साथ पूर्ण विश्वास है कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो अब आप लोग सिंपल सा अपने होश और हवास